वेज में इसको आप प्लेटफॉर्म कह सकते हो, ठीक है। जो क्या करते डिफरेंट लैंग्वेजेस को या अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस को चलाने के लिए हमें एक मीडिया या हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है। आप सिंपली ये कह सकते हो कि डिफरेंट लैंग्वेजेस को एक ही जगह में आप कमांड कर सकते हो। नहीं तो क्या होता है कि अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए आपको डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं। सी लैंग्वेज के लिए या सी प्लस प्लस के लिए टर्बो सी सॉफ्टवेयर आता है, उसका यूज़ करना होगा। जावा के लिए अदर यूज़ करना होगा। पाइथन के लिए अलग यूज़ करना होगा। लेकिन ये क्या काम कर रहा है कि जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, मोर देन आप ये कह सकते हो 46 से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है, ठीक है। मोर देन 46 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। तो जितने भी और आते रहती हैं, फिर वो नया सॉफ्टवेयर इसका अपडेट होता रहता है, उसके हिसाब से उन लैंग्वेजेस को भी वो सपोर्ट करेगा, ठीक है। और डॉट नेट मैंने एक आपको बताया है कि ये केवल हमारा विजुअल स्टूडियो में ही रन करता है। डॉट नेट रन्स विद विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो नाम का हमारा एक सॉफ्टवेयर आता है, ये केवल इसमें ही रन करता है, इसके अलावा कहीं और रन नहीं कर सकता है। बट हमारे सिस्टम में पहले से ही ये प्री इंस्टॉल रहता है। अगर ये हमारे सिस्टम में नहीं होगा, सर डाउनलोड, हाँ सर डाउनलोड तो हो ही गया होगा विजुअल स्टूडियो। नहीं अभी नहीं हुआ है, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा एक दिक्कत ही आ रही। दोबारा से मेरे ख्याल से होने लग गया था अभी, या उसने कंटिन्यू कर लिया लग रहा मुझे। तो साइज क्या है इसका? साइज वही है, समथिंग 3 GB अराउंड है इसका साइज। हाँ, इसको तो मैं करता नहीं हूँ, दूसरा लग तो सर हमें अगर हमें चलाना होगा तो हमको भी ये डाउनलोड करना पड़ेगा आप ना? लोगों को अगर आप लोकल में हो, यहाँ आ सकते हो। जैसे अगर आप तो आप पेन ड्राइव में ले आना। और अगर आप फिर पहाड़ वगैरह हो जैसे, वहाँ तो फिर करना मुश्किल ही हो जाएगा, क्योंकि मोबाइल में तो ये चीज़ चल नहीं सकती है। इसके लिए आपको सिस्टम ही चाहिए। मोबाइल के लिए कोई ऐसा एप्लीकेशन या इंटरफेस बना नहीं है कि आप विजुअल स्टूडियो को चला सको। चल जाता है लेकिन वैसा नहीं चल पाएगा कि जितना परफेक्टली हम इसमें चला पाएंगे। ऑप्शंस नहीं दिखते हैं ना उसमें उतने सारे, ठीक है। सर आईफोन में चल जाएगा ये? किसमें? सर इस सॉफ्टवेयर के लिए क्या लो एंड पीसी चले, क्या? मतलब लो एंड पीसी में चल किस जाएगा ये? या फिर एकदम हाई एंड किसमें किसमें आपकी सिस्टम आवाज़ थोड़ा क्लियर नहीं सॉफ्टवेयर आ का? रही इसमें। किसमें? मतलब लो एंड पीसी में चल जाएगा क्या सॉफ्टवेयर? पीसी में? मतलब जिसमें थोड़ा कम अच्छा, क्वालिटी, मतलब वो कम परफॉर्मेंस होता है, कम पावर। कॉन्फ़िगरेशन वाला आप कह रहे होगे। हाँ वैसे चल जाएगा। इसमें ड्यूल मिनिमम इसकी जो कोर रिक्वायरमेंट में रहती है ना, मिनिमम इसकी वगैरह। रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, 1 GB रैम होनी चाहिए आपके सिस्टम की। 1 GB से कम रैम होगी तो फिर नहीं चला पाएगा। मिनिमम 1 GB रैम। और हार्ड डिस्क तो कितनी भी हो चल जाएगा, वो डिपेंड करता है कि आपने सी ड्राइव कितनी बड़ी बनाई है, कि सी ड्राइव के ऊपर डिपेंड करता है ना कि उसमें कितना स्पेस है। अगर ज़्यादा स्पेस है, आपका ये सॉफ्टवेयर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया, प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी चलाने में। बस रैम की थोड़ा सा वही कमी रहेगी। रैम 1 GB आपकी मिनिमम तो होनी ही चाहिए। ज़्यादा है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो और उसका प्रोसेसर, प्रोसेसर तो आप कोई भी यूज़ कर लो, P4 में भी चल जाएगा। रैम, P4 में भी चल जाएगा। रैम तो है 4 GB, लेकिन प्रोसेसर का पूछ प्रोसेसर रहा कौन सा है आपका? हूँ। ड्यूल हाँ कोर तो ही है। डुअल कोर में चल जाएगा। कोर टू ड्यू भी चल जाएगा, डुअल कोर भी चल जाएगा। डुअल कोर P4 होगा आपके पास तो चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ के जितने सिस्टम्स हैं ये सब ये डुअल कोर P4 ही हैं, इनमें चल जाता है इजीली। हायर वर्जन्स के तो नहीं चल पाएंगे। 12-15 वाला जो मैं इंस्टॉल कर रहा था अभी, ये तो नहीं चल पाएंगे। लेकिन जो एक वर्जन है, अगर आप यहाँ से ले आना चाहो तो मुझसे ले आ सकते हैं, 2008 वर्जन। मैं सिखाऊंगा भी उसी में आप लोगों को, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। जो हमारे नए नए वर्जन्स हैं उनमें काफ़ी सारे ऑप्शन उन्होंने पुराने वाले हटा दिए हैं, जिससे कि पुराने वाले ऑप्शन जो हैं, ये जो अच्छे ऑप्शंस रहते हैं वो आप आगे उन सॉफ्टवेयर्स में यूज़ नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं सिखाऊंगा इसमें 2008। तो विंडो 10, विंडो तो कोई भी हो, विंडो 10 में नहीं चलेगा ये विंडो अच्छे कोई से? भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। विंडो की बात नहीं, ये मैं वर्जन की बात कर रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर ठीक है, मैं ठीक है। विजुअल स्टूडियो आपको सिखाऊंगा उसका वर्जन है इसको विजुअल स्टूडियो 2008। 2005 भी है सर मेरे ख्याल से, 5, हाँ 2005 वाला ज़्यादा बेस्ट है। 8 भी है वैसे, 2008 भी।
लेकिन 2008 में हमारे सेप्स वाला जो एक प्रोग्राम बनता है वो प्रोग्राम नहीं बन पाता उसमें, इससे अबव वर्जन में वो प्रोग्राम नहीं बन पाता। तो ये हमें 2005 में ही मिलता है ये ऑप्शन प्रॉपरली जो हम यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, दूसरा जैसे मैंने आपको नेक्स्ट बताया था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या काम करता है, एक तरह से इंटरफेस होता है ह्यूमंस और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में, एक तरह से कम्युनिकेशन करवाने का काम करता है। ठीक है, क्योंकि अब हमारी जो लैंग्वेज है ये तो हम अपनी ऑर्डिनरी लैंग्वेज में बात करते हैं, इंग्लिश सॉरी हिंदी हो, इंग्लिश भी हो सकती है, कुछ और अदर लैंग्वेज भी हो सकती है, कुमाऊनी गढ़वाली कुछ भी, हम इसमें बात करते हैं आपस में। बट इसी भाषा में अगर हम कंप्यूटर से बात करेंगे तो वो समझेगा नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि वो समझ नहीं पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो कौन सी होती है, बाइनरी लैंग्वेज होती है, यह मशीन कोड होता है। अब मशीन कोड के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए एक हमें ऐसा कोई मीडियम या कोई मोड हमें रिक्वायर्ड होता है, तो यही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाता है, जो हमें किसी भी कंप्यूटर से, किसी भी सिस्टम से इंटरेक्शन करवाने का काम करता है। तो डिफरेंट टाइप की हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको आइडिया भी दिया था कि 3 टाइप की होती हैं, कैटेगरी मेन इसकी 3 होती है। एक लो लेवल हो गया, एक हमारा इसमें मिडिल लेवल हो गया, एक इसमें हाई लेवल हो गया। ठीक है, एग्जांपल्स की बात करें, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, सी हो गया, C++ हो गया, ठीक है, जावा है और पाइथन है, विजुअल बेसिक है जो आप सीखोगे इसमें, सी शार्प है जो सीखेंगे इसमें हम सी शार्प। ठीक है, उसके अलावा अब आप कहोगे कि जैसे HTML है, CSS है और जावास्क्रिप्ट हो गई, ये भी क्या हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती हैं? ये हमारी जो हैं इनकी भी अलग कैटेगरी होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है एक हमारी मार्कअप लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आ जाता है HTML, ठीक है, CSS और XML, इस तरह की लैंग्वेजेस, और XHTML। एक होती है हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसके अंदर आता है हमारा जावास्क्रिप्ट और PHP। तो इनमें भी डिफरेंस रहता है। एक तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हैं उनमें उसमें भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, एक कैटेगरी उसकी है, लेकिन लैंग्वेजेस की भी अगर हम बात करें तो इनमें भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें लॉजिक भी लगाया जाता है, बिना लॉजिक के कोई प्रोग्राम नहीं बन सकता है, तो ऐसी लैंग्वेज हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आती है। मार्कअप लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है, आपने कोई लॉजिक नहीं लगाना होता है। लॉजिक का मीनिंग ये हुआ कि कोई कंसेप्ट लगा के, कोई कैलकुलेशन करके आप वहाँ पे क्या कर पा रहे हो, कोई आउटपुट आप फाइंड कर पा रहे हो कि आपने 2 नंबर को ऐड करने वाला प्रोग्राम बनाना है। ऐसा HTML के अंदर नहीं हो सकता, CSS के अंदर नहीं हो सकता, XML के अंदर नहीं हो सकता। ये काम हमारा जावा, पाइथन, विजुअल बेसिक, इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें हो सकता है, या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के अंदर हो सकता है। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जहाँ पे कोड को स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है या स्क्रिप्ट टैग यूज किया जाता है, ऐसी लैंग्वेजेस जो होती हैं हमारी, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती हैं। और इनमें भी लॉजिक लगाया जाता है, बिना लॉजिक के ये भी काम नहीं करते हैं। बस एक ही हमारी ऐसी लैंग्वेज होती है मार्कअप लैंग्वेज, जो बिना लॉजिक के काम करती है। ठीक है, अब इसके अलावा एक ऑप्शन इसमें हमारा और आता है कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं हमारी, एक तो कैटेगरी लो लेवल और मिडिल लेवल के अंदर आता है। ठीक है, इसकी सब कैटेगरी है, लेकिन इसके अलावा अगर किसी हम पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करें, जैसे अभी हम डॉटनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो डॉटनेट जो है ये तो ऐसे एक तरह का फ्रेमवर्क है, इसको हम लैंग्वेज ही नहीं कह सकते हैं, ये लैंग्वेज नहीं हुआ। बट इसके अंदर जो लैंग्वेज हम सीखेंगे, ठीक है, जैसे विजुअल बेसिक हो गई और सी शार्प हो गया, ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, OOPL इसको बोला जाता है, शॉर्ट फॉर्म है इसका OOPL। और एक्चुअल में इसमें क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी होती हैं, जहाँ पे हर एक के कंटेंट को, हर एक वर्ड को, लेटर को, कुछ भी लिखो आप प्रोग्रामिंग टर्म्स में, कुछ भी आप डिफाइन करो, जो भी आप लिख रहे हो, हर एक सिंगल कोड को
वहाँ पे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में समझा जाता है या एज ए ऑब्जेक्ट उसको माना जाता है। ऐसी लैंग्वेजेस को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। और दूसरे और रीजंस भी होते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों बोला जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये भी है कि उसके कुछ हमारे फीचर्स भी होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है हमारी, ये एक काम और करती है, इसका जो फ्लो होता है, जो प्रोग्राम रन करने का मेथड है, कंपाइल होने का मेथड है, ये थोड़ा डिफरेंट रहता है इसमें। इसकी जो अप्रोच होती है ये होती है डाउन टू अप, मेरे ख्याल से डाउन टू अप, हाँ ये है। इसकी जो अप्रोच रहती है डाउन टू अप रहती है। और एक और होता है हमारा जिसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला जाता है। स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उसका कोडिंग का स्ट्रक्चर, हमारा फॉर्मेट सही होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में स्ट्रक्चर को ध्यान ना देते हुए ऑब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है वहाँ पे, क्योंकि हर एक चीज़ को वहाँ पे या हर एक कोड को एज ए ऑब्जेक्ट की फॉर्म में समझा जाता है, माना जाता है। जो वहाँ का कंपाइलर है, जो उसको रन करने वाला कंपाइलर जो होता है, इंटरप्रेटर जो होता है, ये क्या होते हैं आगे डिस्कस करेंगे इनके बारे में भी। वो क्या कंसिडर करते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं। ऑब्जेक्ट्स का ज़्यादा यूज होता है वहाँ पे, वो भी आगे समझ में आएगा आपको, क्योंकि जितने भी ये टर्म्स आ रहे हैं हमारे टेक्निकल टर्म्स हैं, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले कभी पढ़ी नहीं है तो उनको बिल्कुल भी अभी आप देख होंगे कि समझ में नहीं आ रहा होगा। बट धीरे धीरे ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर होती चली जाएंगी जब प्रोग्राम आप बनाते रहोगे। एक मैंने आपको बताया प्रोसीजर या प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ओपी का मतलब ये हो गया ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जहाँ प्रोसीजर को या स्ट्रक्चर को ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उसका प्रोसीजर या स्ट्रक्चर जो है प्रोग्राम का वो हमारा सही होना चाहिए। इसकी अप्रोच होती है अप टू डाउन, और OOPL या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो अप्रोच होती है डाउन टू अप, नीचे से ऊपर को चलता है। और ये प्रोग्राम, इसमें जो प्रोग्रामिंग की जाती है वो ऊपर से नीचे भी चलती है। इस तरह से ये काम होता है इसमें, ठीक है। तो मेन ये हमारी दो और कैटेगरी होती हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। जब हम पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, एक जनरल हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बात कर रहे हैं, किसी प्रोग्राम लैंग्वेज का नाम ना लें अगर हम, तो फिर उसकी कैटेगरी कौन कौन सी होगी, लो लेवल, हाई लेवल और मिडिल लेवल। और विजुअल बेसिक, सी शार्प, ये हमारी किसके अंदर आती है, हाई लेवल के अंदर आती है। हाई लेवल भी है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ये इसकी दो अदर कैटेगरीज है जो एक प्रोग्रामिंग टर्म्स में उनकी कैटेगरी बनाई गई, ठीक है। ये एक नॉर्मल टर्म्स में या जनरल टर्म्स में कैटेगरी बनाई जाती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी टाइप की होती है। बट एक्चुअल में जब हमें प्रोग्रामिंग करनी है तब ये हम इस कैटेगरी को समझते हैं, तब ये वाली कैटेगरी यूज़ की जाती है कि जो लैंग्वेज है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या फिर प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कौन कौन सी होती है हमारी, जैसे सी हो गई, और सी प्लस प्लस जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आती है। सी शार्प ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आती है, पाइथन भी वही है, विजुअल बेसिक भी वही है। आप देखोगे कि टोटल 246 से या 246 प्लस लैंग्वेज पूरी दुनिया में है अभी, ठीक है। तो 246 लैंग्वेज जो हैं उनमें से आधी से ज़्यादा लैंग्वेजेस हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है। बहुत कम लैंग्वेज ऐसी होती हैं जो स्ट्रक्चर ओरिएंटेड के अंदर आती हैं। अच्छा, इसके अलावा और कुछ हमारे यहाँ पे टर्म्स आते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि जो विजुअल बेसिक है हमारी या सी शार्प है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये क्या करेगी, ये जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स के फीचर्स होते हैं उसको फॉलो करेगी या उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, या सिंपली इसको ऐसा बोला जाता है कि ओप्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर्स ऑफ ओप्स या ओप्स फीचर्स, ठीक है। क्योंकि वाइवा में प्रैक्टिकल में ये आप लोगों से ज़रूर पूछा जा सकता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये कंसेप्ट होता है कि ओप्स के फीचर्स क्या क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वही इसका फुल फॉर्म है,
ठीक है। पहला फीचर इसमें आता है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। तो सबसे पहला फीचर ही आप देखोगे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस। इसीलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो पूरी की पूरी डील करती है ऑब्जेक्ट्स में और क्लासेस में। एक यहाँ पे मेन क्लास बनाई जाती है और उस क्लास के अंदर सेवरल ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इनके बारे में अभी मैं समझाऊंगा। दूसरा फीचर इसमें आएगा डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, जिन लोगों ने C++ थोड़ी बहुत पढ़ी है या जो पहले पढ़ चुके हैं या जो पढ़ रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया होगा। ठीक है, वंदना आपको याद है ये फीचर्स? आपको पता होंगे, भूल गए? सर थोड़ा भूल गए याद सर रखो सब। क्योंकि फिर दिक्कत आएगी। हर जगह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फीचर यूज होने ही होने हैं। समझो, आप जावा पढ़ोगे उसमें भी यूज होंगे, ठीक है, सी शार्प पढ़ोगे उसमें भी यूज होते हैं, और विजुअल बेसिक आप पढ़ रहे हो, विजुअल बेसिक VB.NET पढ़ रहे हो। वैसे आप अभी जो मैं पहले बताऊंगा VB.NEट बताऊंगा। तो अभी हम नॉर्मली एक बात कर रहे हैं, वैसे तो दोनों की ही बात कर रहे हैं, C++ और सॉरी सी शार्प और विजुअल बेसिक, क्योंकि दोनों में ही ये कॉमन फीचर्स यूज होते हैं। तो मैं पर्टिकुलर लैंग्वेज का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो ये हमें पता होनी चाहिए क्योंकि इनका यूज बार बार होते रहता है। अच्छा, एक ऑप्शन और आता है इसमें, पॉलीमॉर्फिज्म। एक कंसेप्ट और आएगा इसमें, एक फीचर और आएगा, इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट फीचर आएगा इसमें इनहेरिटेंस। और लास्ट फीचर इसमें आएगा मॉड्यूलरिटी। 6 फीचर्स, ठीक है, मॉड्यूलरिटी। तो बेसिक हमारे यहाँ पे ओप्स के अंदर या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 6 बेसिक फीचर्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस हो गया, डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं इसे, या डेटा हाइडिंग भी बोला जाता है, पॉलीमॉर्फिज्म हो गया, इनकैप्सुलेशन हो गया, इनहेरिटेंस हो गया और मॉड्यूलरिटी हो गया। ठीक है, इनमें से सारी फीचर्स तो किसी भी प्रोग्राम में यूज़ नहीं होते हैं। बहुत कम ऐसे प्रोग्राम हैं कि जिनमें सारे फीचर्स हमारे यूज़ होंगे। तो इनके सब प्रोग्राम जो बनते हैं हमारे, या इन सब कंसेप्ट के जो प्रोग्राम बनेंगे वो अलग अलग ही बनाए जाते हैं। कंबाइंड फॉर्म में प्रोग्राम इनके बहुत कम रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस का यूज़ तो हर जगह होना ही है। खैर, उसके साथ साथ डेटा एब्स्ट्रैक्शन का प्रोग्राम हो सकता है, डेटा हाइडिंग का प्रोग्राम हो सकता है, पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम हो सकता है, इनकैप्सुलेशन तो ऑटोमेटिक हमारा अप्लाई हो जाता है, इसका प्रोग्राम अलग से नहीं होता है, इनहेरिटेंस का प्रोग्राम होता है, मॉड्यूलरिटी का। मॉड्यूलरिटी भी एक ऐसा कंसेप्ट है जो इनकैप्सुलेशन की तरह बाय डिफ़ॉल्ट हमारे प्रोग्राम में ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है। हम किस तरह का प्रोग्राम बना रहे हैं वो अप्लाई हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस की। तो ऑब्जेक्ट से आप क्या समझते हैं? किसी को कोई आइडिया इसके बारे में? ऑब्जेक्ट्स से आप क्या समझते हैं? ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ बता सकता है? हाँ, वस्तु। वस्तु। हाँ, थोड़ा आप सही कह रहे हो। एक तरह से रियल लाइफ थिंग्स जो होती हैं, ठीक है, उनको भी ऑब्जेक्ट्स ही बोला जाता है। रियल लाइफ थिंग्स जो हैं जितनी भी, या एनीथिंग जिसको भी आप देखते हो, ठीक है, फील कर सकते हो, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। प्रोग्रामिंग टर्म्स में ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं इंस्टेंस ऑफ क्लास, या सिंपल इसको आप कह सकते हो मेंबर ऑफ क्लास। ठीक है, अगर हम ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे तो इसको हम कहेंगे यहाँ पे इंस्टेंस ऑफ क्लास, किसी भी क्लास का इंस्टेंस। इंस्टेंस मीनिंग आप ये समझ सकते हैं एक तरह से ही, इंस्टेंस का मीनिंग इसका प्रॉपर वर्ड आता है, इसका रेफरेंस कह सकते हो। रेफरेंस की तरह ही काम कर रहा है कि किसी भी क्लास का रेफरेंस। ठीक है, अच्छा, और बताया मैं आपको मेंबर ऑफ क्लास, एक तरह से क्लास के मेंबर्स भी होते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स को किस लिए बनाया जाता है? क्लासेस का डाटा एक्सेस करने के लिए।
इसको आप ऐसा कह सकते हो, इट एक्सेस द क्लास डाटा। क्लास के अंदर जो भी डाटा हम डिफाइन करते हैं उस डाटा को एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। बिना ऑब्जेक्ट के उस क्लास का डाटा हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक तरह से बिल्कुल इसको ऐसे समझ लो आप कि कोई स्कूल है, स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, एक टीचर हो गए और चिल्ड्रंस हो गए, ठीक है। अब कभी कोई ऐसा कोई इम्पोर्टेंट कोई इंफॉर्मेशन या कोई नोटिस कुछ प्रिंसिपल की तरफ से आया है जैसे, ठीक है, और कुछ स्टूडेंट को उसमें दिक्कत आ रही है, तो स्टूडेंट डायरेक्टली प्रिंसिपल से बात नहीं करेगा, वो क्या करेगा, टीचर से पहले वो बात करेगा, टीचर को एक रेफरेंस बनाएगा। तो टीचर से तब जाके उनकी जो प्रॉब्लम होगी वो प्रिंसिपल को बताएंगे कि ऐसे ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, ये जो नोटिस दिया था आपने वो ये पूरा नहीं हो पा रहा है ऐसा करके, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल आप मान सकते हो कि डायरेक्टली हम वहाँ उनको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, कि कोई सीनियर अथॉरिटीज़ हैं हम डायरेक्टली उनके पास नहीं जा सकते हैं, पहले हमें उनके जो असिस्टेंट्स होते हैं उनके पास जाना होता है। तो एक तरह से ये ऑब्जेक्ट भी वैसे ही काम करते हैं, क्लास के असिस्टेंट की तरह ये काम करते हैं। तो यही क्लास का क्या हुआ, इंस्टेंस हुआ, ठीक है, INS इंस्टेंस ऑफ क्लास या क्लास के मेंबर्स हुए। तो पहले हमें ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट करना होगा, तब जाके ही हम क्लास का डाटा जो है एक्सेस कर पाएंगे, कि हमें क्लास से कुछ डाटा एक्सेस करना है, ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे तब जाके हम ऐसा कर पाएंगे, ठीक है। अब कोई ऐसा फिर ऐसी चीज़ बच्चे है, आपस कोई में ही ऐसा निपटा काम है लेंगे। कि जो हो ही नहीं पा रहा है, बिना प्रिंसिपल की नहीं हो सकता, फिर वही चीज़ है ना। तो उसके लिए तब मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल दिया आपको। अच्छा, क्लासेस की बात करें हम, तो क्लासेस क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर ये तो वही बात हो गई, अब पैसा होता है इसको मनी, कैसे मनी आप होता है डिफाइन पैसा। करो, लेकिन डेफिनेशन तो इसकी ऐसे ही रहती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है इसको क्लास का इंस्टेंस या मेंबर बोला जाता है, लेकिन अब प्रोग्रामिंग जब आप करोगे तब आपको थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से प्रॉपर एक आइडिया लग जाएगा, या इसकी डिटेल समझ में आ जाएगी कि ऑब्जेक्ट से एक्चुअल में है क्या, किनको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। अभी समझाने के लिए तो फिलहाल ऐसे ही बताया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि उस चीज़ को समझना थोड़ा फिर वही है कि दिक्कत आती है, तो कोई आसानी से उसको समझ पाए तो उसके लिए तब ये एक मेथड है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे, ठीक है। इसको हम बेसिक रन टाइम एंटिटीज भी कहते हैं, ये बेसिक रन टाइम एंटिटीज होती हैं, कि वही आप कह सकते हो कि जिनका यूज प्रोग्राम को रन करते समय जिनका यूज प्रोग्राम को रन करते टाइम होता है, प्रोग्राम को जब आप रन कर रहे हो तब उनका यूज किया जाता है, ठीक है। और क्लासेस मैंने आपको बताया कि जैसे कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गया, एक सिंपल सी डेफिनेशन, ठीक है। बाद में थोड़ा आप लोगों को क्लियर होगा इसके बारे में। अच्छा, बाकी हमारी इसकी और भी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब थोड़ा सेकंड क्लास का भी टाइम हो रहा है, आज हम लोग का थोड़ा क्लास का ऐसे ही रहा, फिर बीच में ब्रेक हो गया था, तो आगे कंटिन्यू करेंगे। थियोरेटिकल पार्ट हमारा इसमें और भी है, फीचर्स इसके ही मैं आप लोगों को पूरे बताऊंगा, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसके अंदर हमारे, डेटा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, पॉलीमॉर्फिज्म है, इनकैप्सुलेशन हो गया, ठीक है, ये फीचर्स भी आएंगे इसके अलावा। और कुछ यहाँ पे इसके डॉट नेट के भी अपने कुछ फीचर्स हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूँगा, ठीक है। और कुछ और की है हमारे यहाँ पे बेसिक टर्म्स होते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं, वेरिएबल्स हो गए, डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या हैं। तो कई सारे ऐसे हमारे टर्म्स यूज होते हैं जो आप लोगों को पता होंगे, ठीक है। जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से सीखी हुई है उनको तो आइडिया होगा उसके बारे में, बट हर किसी को पता नहीं होगा, तो एक आध दिन हम थ्योरी का और ऐसे चलाएंगे, फिर इसमें प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है तब मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम। तब तक ये होगा कि मैं जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है उसको भी इंस्टॉल कर लूँगा, आज तो इंस्टॉल था नहीं, तो मैं आप लोगों को उसका इंटरफेस एक दिखा देता, किस तरह से हमारा उसका इंटरफेस दिखता है, ठीक है। और आप लोग अगर सिस्टम यूज़ कर रहे हो तो विजुअल स्टूडियो का
जो फाइल है या जो पैक है उसका आप यहाँ से ले आ सकते हो पेन ड्राइव में। एक एक करके आप ऐसे आना कभी और ले जाना उसको, क्योंकि डाउनलोड होगा तो आपकी पॉसिबल नहीं होगा, बहुत बड़ी सी फाइल होती है। तो किसी को अगर टाइम मिले, कोई अगर लोकल में ही है तो फिर आप लोग ले जा सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। नहीं तो क्या होगा कि इसका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है, जब आप लोगों का यहाँ ओपन होगा, ठीक है, लॉकडाउन के बाद अगर क्लासेस हमारे रेगुलर फॉर्म में चलेंगी तो प्रैक्टिकल पार्ट भी उस टाइम पे आप लोगों को क्लियर करवा दिया जाएगा। बाकी थियोरेटिकल पार्ट, प्रोग्राम कैसे बनना है, ये आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि आप लोग इसको देखिएगा। ये फाइल मैं उसमें अपलोड कर दूँगा थोड़ा, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा बेसिक टर्म्स आप लोगों को और पता लग जाएंगे। चलिए फिर आज के लिए तो इतना ही करेंगे, और कोई पुराने आप लोगों के डाउट्स रहते हैं CSS की भी, अगर आप लोगों के डाउट हैं, HTML के आप लोगों के डाउट हैं, तो उनको भी आप क्लियर कर सकते हो। क्योंकि अभी .NET की हमारी स्टार्टिंग है, तो उसमें उतने ज़्यादा प्रोग्राम बनाना या उतनी ज़्यादा पढ़ाई अभी हमारी नहीं हो पाएगी। इसमें ज़्यादा पढ़ाई अगर हम करेंगे तो उतना ज़्यादा आपके समझ में नहीं आ पाएगा। मैं तो पढ़ाने को एक ही दिन में .NET भी आपको पढ़ा दूँ सारी, लेकिन उतना आपके समझने की कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, तो तभी पॉसिबल हो पाएगा ना ऐसा। ठीक है, तो और तो कोई डाउट है किसी को जो अभी तक मैंने बताया, जैसे ऑप्शंस आप लोगों को यहाँ पे, इनमें से किसी को कोई डाउट तो नहीं? अब थ्योरेटिकल पार्ट इसका जो है हमारा बेसिक, जैसे थ्योरी वाला पार्ट होता है, कुछ हमारे थ्योरेटिकल पार्ट भी है ना, उसका मैं ऐसा करूँगा कि फ़ोटो खींच के या फ़ोटो क्लिक करके आप लोगों को क्लासरूम वाले ऐप में उसकी फ़ाइल में सेंड कर दूँगा, जिससे कि थ्योरी आप अपनी कॉपी में बना सको ना, थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है, जैसे कि क्योंकि लिखवाना तो ऐसे पॉसिबल हो नहीं पाएगा, ऑनलाइन क्लास में लिखोगे तो कितना आप लिखना तो उतना हो नहीं पाएगा। कई बार साउंड उतना क्लियर नहीं आ पाता है, कई बार जैसे हो जाता है कि लिखते लिखते आप बोर हो जाओगे, तो इसलिए मैं लिखवाऊँगा नहीं, इसमें केवल प्रोग्राम बनाना, सॉफ्टवेयर में वर्क करना, ये सब चीज़ें आपको बताऊँगा। प्रोग्रामिंग के जो बेसिक कंसेप्ट होते हैं हमारे, ये चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, क्लियर हुआ? अटेंडेंस लगा लीजिए फिर आप लोगों की अटेंडेंस। अच्छा, आप लोगों को जो असाइनमेंट दिए थे वो करना स्टार्ट कर दिए फिर आप लोगों ने असाइनमेंट? कल भी आप लोगों को एक असाइनमेंट दिया था, वो मैं आज दूंगा, अभी मैंने दिया नहीं है। मैंने बोला था आपसे ही कि कल जो आप लोगों को वेबसाइट पब्लिश करने का तरीका बताया था, दोनों दोनों ही तरीके से आप लोग वेबसाइट को, या दोनों ही वेबसाइट से आप लोग अपनी अलग अलग जो वेबसाइट बनाना, उसको पब्लिश करके उसमें दिखाना, आप लोग उसका लिंक सेंड करना सीधे आप। ठीक है, पब्लिश करके दिखाने का मतलब वही हुआ कि पब्लिश तो आपकी वेबसाइट हो जाएगी, अब एक बार पब्लिश होगी तो कहीं से भी हम देख सकते हैं। आप दोनों ही वेबसाइट का लिंक यहाँ पे सेंड कर देना क्लासरूम वाले ऐप में, लेकिन ट्राई करो कि जल्दी से जल्दी आप उस वेबसाइट को बना लीजिए। ठीक है, क्या क्या उसमें ऑप्शंस रहेंगे, कौन कौन से उसमें ऑप्शंस आपको रखने हैं वेबसाइट के अंदर, ये मैं आपको उसमें बता दूंगा असाइनमेंट में। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। और तो कुछ किसको पूछना नहीं है? ठीक है, चलिए फिर। अब एक अच्छा, ये नो सर। वो वाला रूटीन तो आपको पता ही होगा, सैटरडे और संडे आपका ऐसा ऑफ रहता है, तो क्लासेस आपकी मंडे से रेगुलर फॉर्म में चलेंगी। ठीक है, और इसका भी ध्यान रखना कि अब जो आप लोगों को कोड आएगा .NET के नाम से आएगा। ठीक है, CSS के नाम से नहीं आएगा। CSS के नेम से मैंने इसीलिए आज दे दिया कि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, पता लग जाए, कि जिससे मैं नेक्स्ट डे आपको बता दूँ। और मे बी ये भी हो सकता है कि कोड आप लोगों का सेम रहे, सेम कोड से भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बार बार नया कोड हमें जनरेट करने की यहाँ से ज़रूरत नहीं। ठीक है, आपने देखा होगा जो आप लोगों को कोड भेजा गया है, जैसे कोई भी हम ग्रुप ओपन करें, यहाँ पे आप देख रहे CSS और .NEट करके जो कोड लिखा हुआ आ रहा है ना, लिंक, आप इसी भी ज्वाइन कर लेना, मैं भी इसी से ज्वाइन कर लूँगा। ठीक है, आगे समझ में सबको? इस कोड से आप लोग आज ज्वाइन हो, इसी कोड से आप लोग डेली ज्वाइन कर सकते हो, डेली हमें नया कोड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है।
ठीक है। तो अब आप लोग वेट मत करना कि आप लोगों का कोड नहीं आया। कभी ऐसा हो सकता है कि कोड ना आए आपके पास, तो आपने जो पुराना वाला कोड है उससे ही ज्वाइन करना है। इसलिए हम लोग मंडे को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया। अगर किसी को दिक्कत आती है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज कर देना व्हाट्सएप में। ठीक है, क्लियर है? ठीक है।